बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज हम पढ़ने जा रहे हैं द क्रूसिबल। ठीक है, क्रूसिबल एक्चुअली ये प्यूरिटनिज्म के कॉन्टेक्स्ट में लिखा गया है। नंबर 2 मैकार्डीइज्म के कॉन्टेक्स्ट में लिखा गया है। और क्रूसिबल बेसिकली एक ऐसे प्याले को कहते हैं जिसके अंदर जो है लोहे को सोने को तपाया जाता है, और ताकि उसमें से खालिस सोना जो है वो हासिल करके, और जो उसमें से उसका जो खालिस सोना ऊपर आ जाता, सॉरी खालिस सोना नीचे बैठ जाता है, और जो झाग होती है वो जो है ऊपर आ जाती है। उसको हम फ्लक्स भी कहते हैं। अगर आपने कभी फिजिक्स के अंदर ये 8th 9th में पढ़ाया जाता है कि किस तरीके से एक कंटेनर होता है जिसके अंदर जो है एक ऐसा कंटेनर जिसके अंदर जो है मेटल को जलाया जाता है ताकि उससे खालिश मेटल जो है वो हासिल किया जा सके, उसको कहते हैं क्रूसिबल। क्रूसिबल यहाँ पे जो टर्म है, जो टाइटल है, वो क्या बता रहा है कि किस तरीके से जो खालिस है वो अलहदा हो गया और जो फ्लक्स है वो भी अलहदा हो गया। यहाँ पे क्रूसिबल जो है बेसिकली एक ऐसी आजमाइश है जिसमें कुछ लोगों को जो है आजमाया जाता है, जिसके बाद उनको एहसास होता है कि हमसे कुछ गलती हुई है। यानी कि क्रूसिबल एक ऐसा कड़ा इम्तिहान है बेसिकली जिससे इंसान गुजरता है, और फिर जो है उसको अपनी गलतियों का एहसास होता है और वो फिर इंटरनली प्योरीफाई होता है। यहाँ पे जो जॉन प्रॉक्टर का जो कैरेक्टर है दैट इज द सेम कैरेक्टर। कि एक वक्त आता है, जॉन प्रॉक्टर जो कि बड़ा ही एरोगेंट किस्म का इंसान होता है, उसको एहसास होता है, एक वक्त आता है कि जैसे उससे कुछ गलतियां हुई हैं, और फिर वो उस गलतियों की जो सजा है वो भुगतता है, और उसको एहसास होता है कि ही वॉज टोटली रॉन्ग। और इंटरनली अगर देखा जाए तो वो स्पिरिचुअली एलिवेट हो जाता है। ठीक है, और अगर हम इंसान की बात करें तो इंसान कब प्योर होता है? बेसिकली क्रूसिबल कौन सा कंटेनर है जिसके अंदर जो है कुंदन जो है वो हासिल किया जाता है, यानी कि खालिस सोना हासिल किया जाता है। इंसान कब खालिस होता है इंटरनली? जब वो अपनी रूह तक पहुंच जाता है, अपनी उसकी स्पिरिचुअलिटी एलिवेट कर जाती है, वो रूहानियत उसके अंदर ज्यादा आ जाती है। और रूहानियत कब आती है इंसान के अंदर? जब उसको अपनी गलतियों का एहसास होता है। सीधी सी बात है कि इंसान को गलतियों का एहसास होता है और उसको पता चलता है कि मैं यहाँ पे गलत हूँ, तो फाइनली जो है वो अपनी जिंदगी में एक दफा नजर दौड़ा के देखता है, एक दफा रुक के देखता है कि मैंने कहाँ पे गलती की थी। तो फिर वो इंसान जो है एक्चुअली प्योरीफाई होता है जब वो रिपेंट करता है, यानी कि जब वो तौबा करता है तो वो फिर प्योरीफाई होता है। लेकिन वो तौबा कब? जब उसको वाकई एहसास होता है कि मैं यहाँ पे गलत हूँ। अच्छा जी, अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पे देखें, क्रूसिबल बाय आर्थर मिलर डिफाइनिंग अ क्रूसिबल। क्रूसिबल होता क्या है? A container for melting something, a heat resistant container in which metals are melted। जहाँ पे metals जो हैं वो मेल्ट होते हैं। टेस्टिंग सर्कमस्टांसेस, टेस्टिंग सर्कमस्टांसेस आजमाइश को कहते हैं। ठीक है, और a place or set of circumstances where people or things are subjected to force that test them। ठीक है, एक ऐसी प्लेस या ऐसा सेट ऑफ सर्कमस्टांसेस, इंसान हालात में ऐसे इंट्रैप होता है जहाँ पे लोग या चीजें जो हैं वो उसको फोर्स करती हैं कि उसको उनको टेस्ट किया जाए। यहाँ पे क्रूसिबल क्या है बेसिकली? व्हाट इज क्रूसिबल एक्चुअली? क्रूसिबल इज द बेसिकली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्यूरिटनिज्म। नंबर 2 विचक्राफ्ट। ठीक है, इसके अंदर हम देखेंगे कि सैलम विचक्राफ्ट हमें नजर आएगा। अच्छा, उसको फिर कंपेयर किया जाता है इस प्यूरिटनिज्म और विच क्राफ्ट को, जो कि सैलम के अंदर 16 सेंचुरी के अंदर या 17 सेंचुरी के अंदर जो एक विच क्राफ्ट का एक वाकया हुआ था जिसमें बहुत सारे लोगों को फांसी लटका दिया गया था, उसको कंपेयर किया जाता है इस प्यूरिटनिज्म को मैकार्डीइज्म को के साथ, और इस विच क्राफ्ट को भी मैकार्डीइज्म के साथ। कि जब मैकार्डीइज्म अमेरिका के अंदर जो है ये कहा गया था कि शायद वहां पे रशियन स्पाइज आ गए हैं, और अमेरिका और रशिया में एक कोल्ड वॉर चल रही थी। ठीक है, तो अमेरिकन मकार्डी को ये लगता था कि शायद यहाँ पे कुछ रशियन स्पाइज आ गए हैं, तो लोगों को ये लगता था कि शायद हमारे इर्द गिर्द स्पाइज हैं। इसको कहते हैं मैस हिस्टीरिया।
ठीक है, एक जगह पे एकदम से खौफो हिरास फैल जाना। तो क्या हुआ कि अब ये जो आपको विच क्राफ्ट है ना, आप हैरान हो रहे होंगे, थोड़ा सा आपको समझने में, थोड़ा सा इसको गौर से समझिए। एक्चुअली 1600 सेंचुरी, ठीक है, उसमें जो है, या 16वीं सदी के अंदर, 16 सेंचुरी के अंदर जो है एक कहानी है जो कि जो ऑर्थर मिलर है वो पढ़ता है, ठीक है। एंड द सेम स्टोरी, इस सेम स्टोरी को वो कहता है कि भाई जो 16 सेंचुरी के अंदर या 17 सेंचुरी के अंदर किलिंग हुई थी, मैस हिस्टीरिया हुआ था, जो एक डरावना ख्वाब था, जिसमें बहुत सारे लोगों को सिर्फ इस ब्लेम पे कि शायद ये विचेस हैं, इसलिए उनको जला दिया गया, इसलिए उनको फांसी दे दी गई, उनको लटका दिया गया। आज अमेरिका में मैकार्दी वही कर रहा है, ठीक है। तो बेसिकली द क्रूसिबल इज एन एलेगरी। एलेगरी एक ऐसी स्टोरी को कहते हैं जो कि सरफेस लेवल पे आपको एक फिक्टिशियस स्टोरी नजर आएगी, यानी कि आपको लगेगा जैसे ये सेल्फ क्रिएटेड है या चले किसी हकीकत पे मबनी है, रियल स्टोरी है या जो भी है, लेकिन उस स्टोरी को लेके एक रियल उसी दौर की कोई कहानी जो है उसको एक्सपोज किया जाता है। तो यहाँ पे वो क्या करता है कि उस प्यूरिटनिज्म और विच क्राफ्ट को वो यूज करता है इस कहानी को सुपरफिशियली तौर पे, ताकि वो एक्सपोज कर सके किसको, मैकार्डिज्म को, कि मैकार्डी इस वक्त अमेरिका के अंदर क्या कर रहा है, एक्चुअली वो इसको एक्सपोज करता है, ठीक है। तो कहानी क्या है, वो विचक्राफ्ट की ही है जो कि सैलम मैसेच्यूसेट्स में होगी, लेकिन उसको कंपेयर किस कहानी के साथ, अगर हम उसके डीप मीनिंग्स में देखें तो ऑर्थर मिलर जो है वो पॉइंट करता है इन द करंट सिनेरियो जो कि उसके दौर का था, कि अमेरिका के अंदर इन 20th सेंचुरी भी ये मैकार्डिज्म बड़ी आम हो गई है, जब अमेरिका और रशिया के दरमियान एक कोल्ड वॉर चल रही है। यहाँ पे देखें कि प्यूरिटनिज्म होती क्या है, जो कि हम सैलम विचक्राफ्ट के अंदर देखेंगे। व्हाट इज प्यूरिटनिज्म? प्यूरिटनिज्म इज द क्रिश्चियन फेथ जो कि इंग्लैंड में है 1600s में, ठीक है। और प्री डेस्टिनेशन, इसके अंदर प्री डेस्टिनेशन है कि इंसान जो है वो प्री डिस्टाइंड है, ठीक है, सीकिंग टू प्योरीफाई चर्च। और ये जो है, क्या इनका ईमान क्या है, इनका बिलीफ क्या है, कि ये सीख करते हैं कि प्योरीफाइड चर्च एंड देन इमिग्रेटेड टू अमेरिका। और फिर जो है वो इमिग्रेट हो गए थे अमेरिका में, ठीक है। वो आए थे कि हम चर्च को प्योरीफाई करेंगे क्योंकि चर्च जो है वो करप्टेड हो गया है। तो दैट्स वाई इन्होंने कुछ स्ट्रिक्ट और हार्ड किस्म के वर्किंग प्लान्स और स्ट्रिक्ट रूल्स जो है वो डिफाइन कर दिए थे, यानी कि डायरेक्ट फांसी लटका देना और डायरेक्ट किलिंग्स। और ये लोग ये कहते थे कि हम दुनिया को प्योरीफाई करने आए हैं, हम चर्च को प्योरीफाई करने आए हैं, बिकॉज चर्च में, क्योंकि चर्च जो है वो करप्टेड हो गया है, इस वजह से पूरी दुनिया भी करप्टेड हो गई है। क्योंकि क्रिश्चियंस का ये कहना है कि पूरी जो दुनिया है उसका जो सेंटर है, यानी कि अकॉर्डिंग टू बाइबलिकल एल्यूजन, ये तो बाद में गैलीलियो ने कहा था ना कि नहीं पूरी दुनिया सन के गिर्द घूम रही है, लेकिन जो बाइबलिकल व्यू है, जो बाइबल के कॉन्टेक्स्ट में ये लोग बात करते हैं, वो ये कहते हैं कि पूरी दुनिया का जो सेंटर है वो अर्थ है, यानी कि पूरी दुनिया अर्थ के गिर्द घूमती है, और अर्थ का जो सेंटर है वो चर्च है, यानी कि पूरी जो अर्थ है उसका सेंटर चर्च है, और चर्च जो है उसका जो सेंटर है वो जो है वो जीसस क्राइस्ट है। और इस तरीके से वो इसको लेके चलते हैं, और बाद में वो यही कहते हैं कि भाई वी आर देयर, वी आर द मोस्ट एलिवेटेड पर्सन बिकॉज वी आर द इलेक्टेड वन, दैट्स व्हाई वी हैव द अथॉरिटी कि हम ये सब कुछ कर सकें। एक अगर आप थोड़ा सा पीछे माजी में नजर दौड़ा के देखें तो बहुत सारे जो इंग्लैंड के राइटर्स और अमेरिकन राइटर्स, उनका ये कहना है कि इतनी किलिंग्स किसी ने नहीं की जितनी के प्रोटेस्टेंट्स एंड कैथोलिक्स के दरमियान हुई है फिरका वारियत के पीछे, ये आप पढ़ेंगे अभी आगे जाके। और दूसरा जो है, जितना जो है इन्होंने किलिंग्स की हैं क्रिश्चियंस ने इस दुनिया में, इतनी शायद किसी ने भी नहीं की, ठीक है। उसमें हिटलर जो है वो सबसे ज्यादा आगे था, जिसने बहुत सारे यहूदी मारे थे, ठीक है।
और वो कहता था कि भाई मुझे जिस दिन किसी यहूदी की के खून की बू नहीं आती ना, उस दिन मुझे चैन नहीं आता, तो मेरे सर में दर्द होता है। तो वो इस हद तक जो है एक फैसिस्ट किस्म का इंसान था। यहाँ पे देखेंगे सैलम मैसेच्यूसेट्स। अब ये कहानी का बैकग्राउंड है जो कि 1600s में हम देखेंगे कि 16वीं सदी के अंदर, 16th सेंचुरी के अंदर क्या द क्रूसिबल बेस्ड ऑन सैलम विचक्राफ्ट ordeal। ठीक है, सैलम विचक्राफ्ट ordeal पे बेस करता है। प्यूरिटन बिलीव्ड इन विचेस। प्यूरिटन्स जो है उन्होंने वो बिलीव करते थे विचेस पे। विचेस जादूगर। ठीक है, विच क्राफ्ट इज इक्वल टू एंटरिंग इनटू द कॉम्पैक्ट विद डेविल। विच क्राफ्ट एक्चुअली किसको कहते हैं कि इंसान जो है वो डेवल के साथ एक उसका मतलब इंट्रोडक्शन होता है, या उसके साथ एंटरिंग इनटू द कॉम्पैक्ट विद, इसको कॉम्पैक्ट तो नहीं कहेंगे, इसको कॉन्टेक्ट कहेंगे, कॉन्टेक्ट विद द डेवल इन द एक्सचेंज फॉर सर्टेन पावर्स टू डू इविल। ताकि वो सर्टेन पावर्स आ जाए इंसान के पास ताकि वो कुछ इवल कर सके, तो इस तरह से डेवल के साथ कुछ कांटेक्ट किया जाता है। विच क्राफ्ट जो है वो एक्चुअली एक सिन था, एक क्राइम था, और इस पे सीरियस एक्यूजेशंस और फिर इन्वेस्टिगेटेड थॉरली होती थी। यानी कि सीरियस एक्यूजेशंस होती थी, अगर किसी इंसान के ऊपर ये ब्लेम कर दिया जाता था कि भाई ये विच है, या कोई भी इंसान ये कह देता था कि भाई हमारे ऊपर विच क्राफ्ट हो गया, जादू हो गया, तो उस पे सीरियस एक एक्ट जो है वो लिया जाता था और थॉरली इन्वेस्टिगेट किया जाता था। अब आगे हम देखते हैं इस कहानी में कि भाई किस किस तरह से जो है लोग इस विच क्राफ्ट हिस्टेरिया को जो है वो एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए और एक दूसरे से बदला लेने के लिए इस विच क्राफ्ट को या इस विच हंट को यूज करते हैं। ठीक, witchcraft in Salem, the witchcraft hysteria began in Salem in 1692। ठीक है, अब ये जो है 17th सेंचुरी की बात है कि जब हुआ स्टार्ट तो 1692 में स्टार्ट हुआ। अच्छा, विच क्राफ्ट हिस्टेरिया, हिस्टेरिया किसे कहते हैं? खौफो हिरास फैल जाना। ठीक है, हर इंसान को ये लगना मेरे पे जादू हुआ हुआ। आज के दौर में भी अक्सर लोगों के बच्चे मर जाते हैं, वो कहते हैं हमारे ऊपर वो पता नहीं देवरानी ने शायद जादू कर दिया था तो बेबी की डेथ हो गई। किसी का मिसकैरेज हो जाता है उसको भी यही लगता है। ठीक है, किसी की शादी नहीं होती उसको भी यही लगता है। सारी दुनिया जादू करने के लिए बैठी है। ठीक है, तो क्या है कि ये जो विच क्राफ्ट हिस्टेरिया, हिस्टेरिया इज बेसिकली आपका बैक ऑफ द माइंड, आपके दिमाग के अंदर एक खौफ है, फियर है। और मैस हिस्टेरिया यानी कि एक इलाके के अंदर खौफो हिरास फैल जाना। ठीक है, तो उसको एक्चुअली मैस हिस्टेरिया कहते हैं। अब हिस्टेरिया जरूर मतलब हर तरह का हो सकता है, वो फियर हर तरह का हो सकता है, तो इसलिए इसको हिस्टेरिया कहा गया। तो ये विच क्राफ्ट हिस्टेरिया यानी कि विच क्राफ्ट का जादू का एक खौफ, जो खौफो हिरास जो फैल जाना, उसको कहा जा रहा है, जो कि सैलम में था। Reverend Samuel Parris' daughter and Abigail Williams started having fits of convulsion, screaming and hallucination। अब क्या होता है कि कहानी जब स्टार्ट होती है तो रेवरेंड सैमुअल पेरिस की जो बेटी होती है, डॉटर होती है एन एबिगेल विलियम्स, और एबिगेल विलियम जो कि एक 7th क्लास से ताल्लुक रखती है, और वो एक्चुअली पेरिस की ही भतीजी भी होती है। ठीक है, उसकी नीस होती है। वो उनको जो है फिट्स पड़ना शुरू हो जाते हैं ऑफ कन्वल्जन, स्क्रीमिंग एंड हेलुसिनेशन। ठीक है, वो जो है अचानक से उनको दौरे पड़ना शुरू कर हो जाते हैं, वो चीखना शुरू कर देती हैं, and hallucination. Our doctor examined the girls and concluded that the only explanation for these bizarre behavior was witchcraft। और एक जो डॉक्टर जो है वो जब उसको एग्जामाइन करता है तो वो कहता है कि भाई ये जो है ना, जिस तरीके का ये बिहेव कर रही है ना लड़कियां, ये विचक्राफ्ट ही है, ये जादू ही है। अच्छा जी, उसके बाद क्या होता है, आ रिसेंटली पब्लिश बुक ऑफ द टाइम डिटेल द सिम्टम्स ऑफ द विचक्राफ्ट। अब वो डॉक्टर साहब क्या करते हैं कि वो एक किताब निकालते हैं, एक्चुअली वो डॉक्टर नहीं होता, वो कोई आमिल बाबा टाइप बंदा होता है। हेल, यहाँ पे हेल आपको नजर आएगा अभी एक बंदा। ठीक है, और जैसे हमारे पाकिस्तान में आमिल बाबे होते हैं ना, और जो दीवारों के ऊपर लिखा होता है महबूब आपके कदमों में, तो वो वाले आमिल बाबा, तो ये जो है एक्चुअली वो होता है। ठीक है, तो वो जो है एक्चुअली एक रिसेंटली पब्लिश बुक ऑफ द टाइम डिटेल्ड द सिम्टम्स ऑफ द विच क्राफ्ट, द गर्ल्स फिट्स
were much like those described in this book. अच्छा जी, अब ये जो सिम्टम्स थे विच क्राफ्ट के जो कि गर्ल्स गर्ल्स को फिट पड़ रहे थे, वो तो बिल्कुल वैसे ही थे जैसा उस किताब के अंदर लिखा हुआ था. Therefore the Puritans of Salem were quick to believe the doctor's diagnosis. तो इस वजह से प्यूरिटन जो थे सैलम के, वो तो बिल्कुल तैयार हो गए, वाकई वही जादू हो गया. अच्छा जी, फिर उसके बाद क्या होता है? विच क्राफ्ट इन सैलम, द गर्ल पॉइंटेड फिंगर्स एट टिटोबा, द पेरिस स्लेव, सारा गुड एंड सारा ऑसबॉर्न which sparked a witch hunt. ठीक है, अब क्या होता है, वो जो लड़कियां होती हैं वो किस तरफ पॉइंट कर देती हैं? वो टिटूबा की तरफ पॉइंट आउट कर देती हैं, जो कि पेरिस की स्लेव होती है. ठीक है, ये एक स्लेव गर्ल होती है जो कि अफ्रीका से आई हुई होती है. आपको पता है कि अमेरिका में बहुत सारे ऐसे आपने देखे होंगे, अमेरिका के अंदर काले हबशी बहुत ज्यादा है जिसको हम अफ्रीकन कहते हैं, और वहां पे अभी भी व्हाइट एंड ब्लैक का जो है ना वो बड़ा कन्फ्लिक्ट चलता है. ये जैसे ओबामा को हमने देखा कि वो जो है वो पहला नाइजीरियन था जो कि वहां अमेरिका के अंदर जिसको सदर बनाया गया. तो एक्चुअली क्या था कि ये जो अफ्रीकन आए कहाँ से? ठीक है, जब इंग्लैंड ने जो है ड्यूरिंग कॉलोनिज्म, जब ये कॉलोनीज अपनी बना रहे थे, जब इन्होंने अफ्रीका के ऊपर कब्जा किया था, तो उस वक्त जो है इतने सारे स्लेव्स जो हैं शिप्स भर के वो अमेरिका आए थे. ठीक है, उनको लाया गया था और उनको फिर स्लेव्स बनाया गया था. कुछ को घरों में, जैसे ये टिटोबा इज वन ऑफ दैट जो लेडी जिसको स्लेव बनाया गया, और फिर ये स्लेव्स आया करते थे. ठीक है, उन स्लेव से फिर काम करवाया जाता था अमेरिका में. तो दैट इज द वन जो पॉइंट यहाँ पे टिटूबा जो है इज दैट सॉर्ट ऑफ कैरेक्टर के वो स्लेवरी फिर उनकी स्टार्ट होती है, फिर वो स्लेव्स ही रह जाते हैं. तो यहाँ पे वो जो गर्ल्स होती है वो पॉइंट आउट किस तरफ करती है? टिटूबा की तरफ. और ब्लैक अफ्रीकन जो हैं उन दिनों बड़े मशहूर थे कि भाई यही जादू करते हैं, जादू तो बस इन्हीं को आता है. सारा गुड एंड सारा ऑसबॉर्न विच स्पार्क द विच हंट, जो कि विच हंट जो है मतलब जिससे पता चलता है किसकी तरफ वो इशारा कर देते हैं, सारा गुड और सारा ऑसबॉर्न, इनके ऊपर ये जो है इल्जाम लग जाता है. और जिसका मतलब ये था क्योंकि उस लड़की ने इशारा कर दिया था, इस वजह से भाई यही जो है वो जादूगरनियां हैं या यही जादू करते हैं. During the next 8 months of the terror, more than 150 people were imprisoned for witchcraft. By the time court was dismissed, 27 people had been convicted, 19 hanged, and one pressed to death. अब हुआ ये कि जब ये हिस्टेरिया फैला वहां पे एक खौफो हिरास की कैफियत हो गई कि भाई यहाँ पे तो जादूगर आ गए हैं और जादू हो रहा है लोगों के ऊपर और इस तरह से लोगों को फिट्स पड़ रहे हैं, तो एक हिस्टेरिया पैदा हो गया. उस हिस्टेरिया की वजह से मोर देन 150 पीपल जो है इम्प्रिजन हुए फॉर उनको कैद किया गया. बाय द टाइम कोर्ट ने डिसमिस किया, 27 पीपल हैव बीन कन्विक्टेड, 27 पीपल को कन्विक्ट किया गया, 19 को हैंग कर दिया गया एंड वन प्रेस टू डेथ, और एक को मार दिया गया. The hysteria that snowballed in Salem reveals how deep the belief in supernatural ran in colonial America. अब हिस्टेरिया जो है वो क्या है? द स्नोबॉल्ड इन सैलम, जो कि स्नोबॉल्ड इन सैलम यानी कि सैलम के अंदर जो फैला हुआ था, वो रिवील करता है कि कितना डीप बिलीव है. अब कॉलोनियल अमेरिका यानी कि कॉलोनाइज कर दिया गया था अमेरिका को. ठीक है, तो उस कॉलोनियल अमेरिका के अंदर किस तरह से ये सुपर नेचुरल एक रेन है कि लोग अभी भी इतना पढ़ लिख के भी और सब कुछ होने के बावजूद, रिलीजियस बिलीव्स होने के बावजूद जो है जादू के ऊपर इस हद तक एतबार करते हैं. उनके बैक ऑफ द माइंड में अभी भी जादू है. अच्छा, अमेरिका की अब यहाँ पे बात हुई है. पहले हमने किसकी बात की थी? सैलम मैसेच्यूसेट्स की बात की थी. तो अब उस कहानी को जिसमें बहुत सारे लोगों को हैंग कर दिया गया था, उसको अब रिसेंट जो अमेरिका का एक मैकार्डीइज्म है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं. ठीक है, अब ये तो हो गया कहानी का सुपरफिशियल लेवल के जी. ठीक है, सैलम मैसेच्यूसेट्स था, उसके अंदर 1600s की कहानी है, 17th सेंचुरी है, 1692 इसका एरा है, और उसके अंदर जी इस तरह से जो है कुछ लोगों ने ब्लेम कर दिया था अबाउट द विच हंट. अच्छा, अब जो हम ये बात करेंगे कि
जो राइटर है वो किस तरफ हमारा पॉइंट करने जा रहा है, ठीक है, वो किस तरीके से बताने जा रहा है कि ये जो हिस्टेरिया है आज भी लोगों के दिलों में है और किलिंग्स आज भी, ब्रूटल किलिंग्स आज भी अमेरिका के अंदर होती हैं। अब जो क्रूसिबल में ऑर्थर मिलर जो है इस चीज को अब हमें बताने जा रहा है, ठीक है। तो पीरियड ऑफ, अब ये मैकार्डीइज्म क्या था, अब पीरियड ऑफ इंटेंस सस्पिशन इन द यूएस ड्यूरिंग अर्ली 1950, जैसे वहां पे विच क्राफ्ट हंट जो था सैलम के अंदर, एक वहां पे एक इंटेंस सस्पिशन, एक शक की कैफियत या हिस्टेरिया फैल गया था। अब उसी 1692 को या 1600s को, उस सदी को कंपेयर किया जा रहा है 1950s ऑफ अमेरिका के साथ, कि वो दौर और आज का दौर दोनों सेम है, ठीक है। हालांकि आज का दौर हम बहुत आगे चले गए हैं, बट वी आर स्टिल, वो जो हमारे सुपरस्टिशियस बिलीव्स हैं वो आज भी हमारे दिमागों में जिंदा है, ठीक है। जादू पे आज भी उसी तरीके से एतबार किया जाता है जैसे पहले किया जाता था, यानी कि इंसान बेसिकली इंटरनली वो जानवर है, सही। तो एक्चुअली यहाँ पे ये इंसान की नेचर दिखाई जा रही है कि भाई वो अभी भी उसी तरीके से डरपोक है, वो पढ़ लिख के भी डरपोक है, और उसके फियर्स, उसके हिस्टेरियाज, उसके मैस हिस्टेरियाज आज भी वैसे के वैसे। तो इस चीज के ऊपर अब ऑर्थर मिलर आपको बताएगा। अब ये जो मैकार्डीइज्म है ना, नाउ वी आर कमिंग टूवर्ड्स द 1950s अमेरिका। अब वो कहानी पीछे रह गई, अब हम उसी कहानी को कंपेयर करने जा रहे हैं एक नई कहानी के साथ। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक वाकया सुनाती हूँ कि देखो ऐसे हुआ था, ऐसे हुआ था, फिर एकदम से हम पीछे चले जाते हैं कि देखो फलाने टाइम भी ऐसे हुआ था। तो ये इस तरह की कहानी को क्या कहते हैं, एलेगरी, ठीक है। तो यहाँ पे मैकार्डीइज्म की बात हो रही है और ऑर्थर मिलर भी हमें इसी तरीके से एक कहानी सुनाता है कि भाई जैसे वो किलिंग्स हुई थी ना, अब अमेरिका के अंदर मैकार्डीइज्म में भी इसी तरह की कहानियां हो रही हैं। A period of intense suspicion in the US during the early 1950. मैकार्डीइज्म एक ऐसा दौर था जो कि एक इंटेंस सस्पिशन था, कहाँ पे, यूएस, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में, ठीक है, 1950s में। और इसको हम मिड ऑफ 20th सेंचुरी बोलेंगे, ठीक। Wisconsin Senator Joseph McCarthy claimed that the communist has inflated the Department of State. विस्कॉन्सिन सेनेटर जो है जोसेफ मैकार्दी, ठीक है, ये सेनेटर था यूएस का, जो जोसेफ मैकार्दी इसका नाम था, इसने ये क्लेम कर दिया था कि कम्युनिस्ट, कम्युनिस्ट कौन थे, रशियंस थे, ठीक है। और ये कोल्ड वॉर की बात हो रही है। उसका ये कहना था कि उन्होंने इनफिल्ट्रेटेड, अच्छा जी, उसके बाद जो है क्या होता है कि जोसेफ मैकार्दी जो है वो ये क्लेम करता है ये कि कम्युनिस्ट जो है, कम्युनिस्ट हैड इनफिल्ट्रेटेड द डिपार्टमेंट ऑफ, उन्होंने इनफिल्ट्रेट कर दिया है डिपार्टमेंट ऑफ द स्टेट, कौन सी स्टेट, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को, ठीक है। वो कहते हैं इन्होंने इनफिल्ट्रेट कर दिया क्योंकि ये कहीं आए हैं और ये हमारे खिलाफ यहाँ रशियन स्पाइज हैं जो कि अब अमेरिका के अंदर आ गए, ठीक है। अ स्पेशल हाउस कमिटी ऑन un-American activities were formed to investigate allegations of the communism. अब क्या हुआ, जब इसने ये बात की तो फिर क्या हुआ, एक स्पेशल हाउस कमेटी थी जो कि अन अमेरिकन एक्टिविटीज जो है वो फॉर्म हुई ताकि इन्वेस्टिगेट किया जाए उन एलिगेशंस ऑफ कम्युनिज्म को, ठीक है, कि वो जो कम्युनिज्म के ऊपर जो एलिगेशंस लगाई गई हैं कि वाकई यहाँ पे कोई स्पाइज हैं। तो ये स्पेशल एक कम्युनिटी जो है वो कमिटी, सॉरी, ये जो है उसको अरेंज किया गया, ठीक है। ड्यूरिंग दिस पीरियड पीपल फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ बिकेम द सब्जेक्ट्स ऑफ एग्रेसिव विच हंट ऑफन बेस्ड ऑन इनकंक्लूसिव क्वेश्चनेबल एविडेंस। और इस पीरियड के दौरान लोग जो है तमाम वॉक ऑफ लाइफ बिकेम द सब्जेक्ट ऑफ एग्रेसिव, वो सब्जेक्ट्स बने एग्रेसिव विच हंट के, ठीक है, ऑफन बेस्ड ऑन इनकंक्लूसिव क्वेश्चनेबल एविडेंस। ऑफन वो जो है इनकंक्लूसिव क्वेश्चनेबल एविडेंस का भी वो शिकार हुए, ठीक, जो कि शायद वो उन्होंने ऐसा कोई कसूर किया भी नहीं था।
मैकार्ड persons accused of being communist were often denied employment. ठीक है, ऐसे लोग जो जिनको कम्युनिस्ट करार दे दिया जाता था, कम्युनिस्ट करार दे दिया जाता था, उनको एम्प्लॉयमेंट भी नहीं दी जाती थी। ठीक है, ऐसा इंसान जो कि साबित हो गया है या उसके ऊपर ये चार्ज ही लग गया है, एक्यूज हो गया वो कि भाई ये कम्युनिस्ट है, ठीक है, तो फिर जो है उसको एम्प्लॉय भी नहीं किया जाता था, उसको कोई जॉब भी नहीं दी जाती थी। In the US film industry alone, over 300 actors, writers and directors were denied work. इसी तरीके से यूएस के फिल्म इंडस्ट्री के अंदर भी ओवर 300 एक्टर्स थे, राइटर्स थे, डायरेक्टर्स थे, जिनको डिनाई किया गया कि वो काम नहीं करेंगे। ठीक है, कोई ऐसी मूवी जो कि हुकूमत के खिलाफ बनती थी उसके ऊपर जो है ये चार्ज लगा दिया जाता था कि ये लोग कम्युनिस्ट हैं। ठीक है, अगर कोई इदारा जो है आजादी की बात करता था तो उसके ऊपर भी ये चार्ज लगा के उसको जेल भेज दिया जाता था कि शायद ये कम्युनिस्ट है। एक्चुअली अमेरिका के अंदर मैकार्दी ने ये क्यों किया कि बहुत सारे न्यू राइटर्स थे, ठीक है, जो कि आजादी की बात करते थे, इंडिविजुअलिज्म की बात करते थे और बाज औकात हुकूमत के खिलाफ भी लिख देते थे। तो उनको जो है कम्युनिस्ट करार देके उनको जॉब से खारिज कर दिया जाता था, उनको एग्जाइल कर दिया जाता था, जिला वतन कर दिया जाता था। एंड सेम वाज दिस अमेरिकन राइटर आर्थर मिलर। ठीक है, ये भी ब्लैक लिस्टेड था। ठीक है, इसको भी कम्युनिस्ट करार दे दिया गया था और इसको भी जिला वतन कर दिया गया था। जब इसके साथ ये सब कुछ हुआ तो इसने फिर ये कहानी लिखी जो कि सैलम मैसाचुसेट्स के अंदर हुई थी, अबाउट द विचक्राफ्ट। द अमेरिकन राइटर आर्थर मिलर जो है वन ऑफ दोज एलीट टू हैव बीन ब्लैक लिस्टेड, वो जो है उन एलीट में से था, यानी कि जिनके ऊपर चार्ज लगा था, जिनको ब्लैक लिस्ट कर दिया गया था। मैकार्थीइज्म में हम देखते हैं कि 1954 famous CBS newsman Edward R. Murrow aired an investigative news report revealing the McCarthy as dishonest in his speeches and abusive in his interrogation of witnesses. और 1954 में फेमस सीबीएस न्यूज़मैन एडवर्ड आर मरो जो है उसने एक इन्वेस्टिगेटिव न्यूज रिपोर्ट जो है वो रिवील की कि मैकार्दी जो है वो एक डिसऑनेस्ट है इन स्पीचेस और अब्यूजेस है इंटेरोगेशन ऑफ विटनेसेस। द पब्लिक वाज फाइनली मेड अवेयर ऑफ हाउ मैकार्दी वाज ruining the reputation of many individuals through false accusation of communist। अब जो है 1954 में जब इस न्यूज़मैन ने जो है जिसका नाम एडवर्ड आर मरो था, तो फिर जो है लोगों को फिर अंदाजा हुआ कि मैकार्दी किस तरीके से बहुत सारे लोगों की रेपुटेशंस के साथ खेल रहा है। ठीक है, और उनके ऊपर फॉल्स एक्यूजेशंस ऑफ कम्युनिज्म वो लगा रहा है। 1915 से लेके आर्थर मिलर जो है इसकी डेट ऑफ birth 1950 to 2005, American playwright and writer। 1953 the Crucible uses the Salem witch trials of 1692 to attack the anti-communist witch hunt of 1950s। Thought witchcraft trial hysteria parallel climate of McCarthyism। After publishing the Crucible, Miller was investigated for possible association with the Communist Party, refused to give information regarding colleagues found guilty of contempt of court। His sentence was later overturned। ड्रामा जो है written to be performed for an audience, two main types हैं इसके अंदर। ट्रेजेडी सीरियस डाउनफॉल था उस दौर के अंदर, कॉमेडी लाइट ह्यूमर था, इंक्लूड प्लॉट सेटिंग कैरेक्टर्स एंड थीम। और फिर जो है ड्रामा बेसिकली क्या होता है ये तो आप लोगों को पता ही है, उसके अंदर कन्वर्सेशन होती है बिटवीन कैरेक्टर्स और सेंट्रल कैरेक्टर प्रोटैगनिस्ट होता है, ओपोजिंग कैरेक्टर एंटेगनिस्ट होते हैं। कन्फ्लिक्ट जो है वो स्ट्रगल बिटवीन ओपोजिंग फोर्सेस को कहते हैं और थीम सेंट्रल मैसेज को कहते हैं। और ये एक्चुअली स्टेज डायरेक्शंस हैं जिसमें जो है ये इस तरीके से स्टेज डायरेक्शन इटैलिसाइज्ड इंस्ट्रक्शंस दैट आइडेंटिफाई द सेटिंग। ठीक है, इटैलिसाइज्ड इंस्ट्रक्शंस होती थी उस दौर में, सजेस्ट द यूज ऑफ प्रॉप्स, लाइटनिंग, सीनरी, साउंड इफेक्ट्स एंड कॉस्ट्यूम्स, डिस्क्राइब हाउ कैरेक्टर लुक, स्पीक, मूव एंड रिएक्ट, प्रोवाइड बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन।
अच्छा, क्रूसिबल के अंदर क्या था, ग्रुप ऑफ गर्ल्स थी जो कि एक्यूजेस देयर फेलो टाउन पीपल ऑफ विचक्राफ्ट। ये कुछ लड़कियां थी जो कि एक जंगल में जाके जो है नेकेड डांस करती हैं, और फिर ये एक्यूज कर देती हैं बहुत सारे लोगों को ऑफ विचक्राफ्ट। ठीक है, सेवरल पीपल आर अरेस्टेड एंड चार्ज एंड अ ह्यूज ट्रायल एंस्यूज। और बहुत सारे लोगों को अरेस्ट कर दिया जाता है। उसमें सबसे जो मेन रोल प्ले करती है वो ये एबिगेल विलियम्स होती है। ठीक है, एक ऑर्फन नीस ऑफ रेवरेंड पेरिस होती है। शी वाज वंस द मिस्ट्रेस ऑफ जॉन प्रॉक्टर बट वाज टर्न्ड आउट व्हेन हिज वाइफ डिस्कवर्ड द अफेयर। She is extremely jealous of Elizabeth Proctor and uses her power in the town to rid herself to Elizabeth and as well as any other who have insulted her in her past. ठीक है, बहुत ज्यादा जेलस होती है वो एलिजाबेथ प्रॉक्टर से, जो कि जॉन प्रॉक्टर की बीवी होती है, और वो अपनी पावर यूज करती है इन द टाउन टू रिड हरसेल्फ ऑफ एलिजाबेथ, कि वो जो है किसी तरह एलिजाबेथ को नीचा दिखा सके, उससे छुटकारा पा सके, एज वेल एज एनी अदर्स हु हैव इंसल्टेड हर इन द पास्ट। हर उस इंसान से वो बदला लेने की कोशिश करती है जिसने उसको पास्ट में तंग किया होता है। शी कैन नॉट लेट गो ऑफ हर ऑब्सेशन विद प्रॉक्टर, यहाँ तक कि वो अपनी ऑब्सेशन विद प्रॉक्टर जो है उसको भी जाने नहीं देती। शी इज द लीडर ऑफ द गर्ल्स। एक्चुअली इसका और प्रॉक्टर का अफेयर होता है, एंड ये किसी तरीके से एलिजाबेथ को उसकी जिंदगी से निकालना चाहती है। प्रॉक्टर जो है, जब एलिजाबेथ को ये सारी बातें पता चलती हैं तो वो एबिगेल विलियम को घर से निकाल देती है। और जब एबिगेल विलियम जो है उसको घर से निकाल दिया जाता है तो ये लड़कियों के साथ जाती है और एक डांस करती है वहां जाके, जिसको कि रेवरेंड पेरिस देख लेता है। अब ये उसकी नीस होती है और उसकी अपनी बेटी भी उस डांस में इन्वॉल्व होती है। प्यूरिटन जो इंग्लैंड था उस दौर में, मैसेच्यूसेट्स, वहां पे डांसिंग मना थी, सिंगिंग मना थी, इस तरह से एंजॉयमेंट मना थी, क्योंकि प्यूरिटनिज्म में हमने क्या देखा, बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स थे। तो लड़कियों को क्योंकि कोई आजादी नहीं थी तो ये सारी क्या करती हैं, गांव एक जंगल के अंदर जाके जो है वो वहां जाके इस तरह का फजूल किस्म का डांस करती हैं। ठीक है, जिसको रेवरेंड पेरिस जब देख लेता तो ये सब डर जाती हैं कि अब हमारे साथ क्या होगा। और रेवरेंड पेरिस इसलिए चुप कर जाता है कि मेरी नीस और मेरी अपनी बेटी वो इसमें इन्वॉल्व थी, और अगर वो गांव वालों को ये बताता है कि मेरी अपनी बेटी और अपनी नीस जो है वो ये काम कर रही है, तो फिर मेरी इज्जत कहाँ पे रहेगी। ठीक है, तो एक्चुअली क्या होता है कि वो उसकी अपनी बेटी डर जाती है अपने बाप से कि अब क्या होगा। दैट्स वाई उसको वो एक फियर में चली जाती है। दूसरा, वहां पे ये जो लड़कियां डांस कर रही होती हैं और उसके बैक ऑफ द माइंड, क्योंकि उसकी उम्र कम होती है, उसके बैक ऑफ द माइंड में ये होता है शायद ये ब्लैक मैजिक ही हो रहा है। तो उसमें फिर वो बच्ची जो होती है वो डर जाती है। ठीक है, और उसके दिमाग के ऊपर एक खौफ की कैफियत तारी हो जाती है, एंड साइकोलॉजिकली उसको फिट्स पड़ना शुरू हो जाते हैं घर आते ही। एक तरफ कुछ उसके दिमाग में ब्लैक मैजिक होता है और दूसरी तरफ उसके दिमाग में एक खौफ होता है रेवरेंड पेरिस का। सेम इज द केस विद द एबिगेल विलियम। एबिगेल विलियम भी उसी तरीके से इसके दिमाग में एक खौफ होता है रेवरेंड पेरिस का। ठीक है, और फिर ये सारी लड़कियां मिलके किसके ऊपर इल्जाम लगा देती हैं, टिटूबा के ऊपर, कि भाई इसने हमें मजबूर किया था कि तुम यहाँ पे जाके इस तरह से डांस करो, एंड शी इज इन्वॉल्व इन ब्लैक मैजिक। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि जॉन प्रॉक्टर, हस्बैंड ऑफ एलिजाबेथ, ही हैड एन अफेयर विद एबिगेल व्हेन शी वाज एम्प्लॉयड इन हिज household. He knows that girls are pretending but cannot tell what he knows without revealing, having been alone with Abigail. When Abigail uses her influence to convict his wife, he tries to tell the truth and find himself condemned. He refuses to admit to witchcraft or to consider Abigail as anything more than a liar. He is hanged. ठीक है, एंड पे जो है इसको हैंग कर दिया जाता है। एक्चुअली ही इज द प्रोटेगनिस्ट। ठीक है, अफेयर होता है एबिगेल के साथ, जैसे मैंने आपको पहले बताया, जो कि इसके घर में काम करती होती है। ही नोज दैट गर्ल्स आर प्रिटेंडिंग, वो जानता है कि लड़कियां जो है वो प्रिटेंड कर रही हैं, लेकिन वो कैन नॉट टेल व्हाट ही नोज विदाउट रिवीलिंग हैविंग बीन अलोन विद। वो इस वजह से रिवील नहीं करता। अब देखिए, सारे कैरेक्टर्स जो हैं वो अपने गुनाह छुपाने के लिए ट्रुथ रिवील नहीं करते। रेवरेंड पेरिस इसलिए ट्रुथ रिवील नहीं करता क्योंकि उसकी अपनी बेटी और अपनी नीस जो है इन्वॉल्व होती है। जॉन प्रॉक्टर इसलिए रिवील नहीं करता कि वो कहता है कि अगर मैं ये रिवील करता हूँ कि ये लड़कियां झूठ बोल रही है, जो कि इसको भी पता होता है और रेवरेंड पेरिस को भी पता होता है।
इवन हेल के पास भी कोई सबूत नहीं होता कि ये वाकई विच क्राफ्ट है, लेकिन वो अपना नॉलेज झाड़ने के लिए वो भी यही काम करता है। लेकिन क्या होता है कि देखिए बेटा, बुराई इस वजह से नहीं फैलती, बुरे लोगों की वजह से बुराई इसलिए फैलती है क्योंकि जिसको पता होता है ना वो खामोश होता है। ठीक है, जिसको पता होता है ना वो खामोश होता है, जो विटनेस होता है वो खामोश हो जाता है कि चलो यार जाने दो। और हमें क्या क्या कहा गया है कि शहादत जो है वो क्या है, बेसिकली आपके अपने बहन भाई के भी खिलाफ जाए ना, आप दें शहादत, अल्लाह की खातिर दें। ठीक है, और हम लोग क्या करते हैं, नहीं यार मेरा भाई, अपने भाई को बचाने के लिए, अपनी बहन को बचाने के लिए, अपनी ईगो की खातिर हम झूठी गवाहियां देते हैं। ठीक है, तो दैट इज द बेसिक थिंग जो इस ड्रामा के अंदर एक्सपोज हो रही है कि जब कोई इंसान सोसाइटी के लिए रोल प्ले नहीं करेगा तो वो बुराई कल को मेरे अपने घर में आ जाएगी। सो वेट फॉर दैट टाइम कि जब वो बुराई मेरे घर में आएगी। रीजन, मैं खुद खामोश थी क्योंकि बेटा अजाब तो उस इंसान के ऊपर भी आया था जब अल्लाह ताला ने फरिश्ते को हुक्म दिया कि पूरी जाके बस्ती को उल्टा दो। तो फरिश्ते ने अल्लाह ताला को कहा कि या अल्लाह वहां पे तो एक ऐसा इंसान है जो 24 घंटे तेरी इबादत में मसरूफ है। तो अल्लाह ताला ने कहा उसको भी उल्टा दो। तो फरिश्ते ने कहा या अल्लाह वो क्यों? तो अल्लाह ताला ने कहा क्योंकि इसने जो है ये भी उतना ही इन्वॉल्व है, इसने एक दफा ये नहीं कहा कि मत करो, एक दफा ये नहीं कहा कि मत करो। तो दैट इज द सेम थिंग यहाँ पे, अपनी साख को बचाने के लिए हर इंसान या अपनी ईगो के की खातिर जो है, एक ईगोइस्टिक एटीट्यूड की खातिर एक दूसरे को ब्लेम किया जा रहा था। और जिनको पता था, जो कि आई विटनेस थे, उन्होंने अपनी जबानें नहीं खोली। तो फाइनली क्या होता है कि नो मैन इज एन आइलैंड, एवरी पर्सन इज द पार्ट ऑफ दिस सोसाइटी। जब हम जो है अपनी सोसाइटी के अंदर रोल प्ले नहीं करेंगे ना, तो हमारी वो बुराई एक दिन मेरे घर जरूर आएगी। ठीक है, सो वेट फॉर दैट टाइम कि वो डाउनफॉल मेरा होना है। ठीक है, तो एबिगेल यूजेस हर इन्फ्लुएंस टू कन्विक्ट हिज वाइफ, ही ट्राइज टू टेल द ट्रूथ एंड फाइंड्स हिमसेल्फ कंडेम्ड। एबिगेल अपना इन्फ्लुएंस यूज करती है ताकि वो उसकी वाइफ को पे किसी तरह चार्ज कर सके कि, और वो कोशिश करता है कि वो ट्रूथ को बताए, एंड फाइंड्स हिमसेल्फ कंडेम्ड, और अपने आप को ही वो कंडेम्ड फील करता है कि गलती कसूर इसका था। He refuses to admit to witchcraft or to consider Abigail as anything more than a liar. और वो जो है रिफ्यूज कर देता है कि भाई किसी भी किस्म का कोई विचक्राफ्ट है, कोई जादू है, और वो बताता है कि एबिगेल जो है वो एक लायर है। बट उस वक्त बहुत देर हो जाती है और उसको फांसी हो जाती है जॉन प्रॉक्टर को। Elizabeth Proctor जो है, who was she, wife of John Proctor, she discovered an affair going to between her husband and Abigail Williams and turned Abigail out of her house. She is Abigail's main target, but is saved from hanging because of her pregnancy. She feels responsibility for driving her husband to infidelity. Tituba जो है servant to Paris household है, she is native of Barbados। ठीक है, नेटिव थी बारबाडोस की। शी इज एनलिस्टेड बाय रूथ पुटनाम एंड एबिगेल टू कॉज पैलेट क्रिएट चार्म्स। ये मैं आपको अभी बता चुकी हूँ। When Abigail turns on her to save herself from punishment, Tituba confesses to all and saves herself. जब Abigail जो है उसकी तरफ टर्न करती है और उसको थोड़ा सा